देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का अरवल्ली जिला भी कोरोना की मार से दूर नहीं है। बेड, दवाई, एम्बुलेंस, हर चीज की सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसे में मोडासा में 3 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं क्योंकि उसका उद्घाटन नहीं हुआ है और उद्घाटन के इंतजार में ये एम्बुलेंस इसी तरह पार्किंग में आपको मिलेगी। एम्बुलेंस 30 अप्रैल को ही मोडासा पहुंच गई थी, लेकिन सरकारी रेस्ट हाउस के मैदान में खड़ी है और सरकार के हरी झंडी का यहाँ पे इंतजार हो रहा है। ये एम्बुलेंस कब तक ऐसे ही खड़ी रहेंगी, ये बताने के लिए स्वास्थ्य विभाग में कोई तैयार नहीं है। ये तस्वीरें अरवल्ली से महेंद्र प्रसाद ने हमें भेजी है। ये तस्वीर देख लीजिए। 3 एम्बुलेंस क्यों इसलिए खड़ी हैं क्योंकि इसका उद्घाटन नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की करते हैं। लखनऊ पुलिस ने ऑक्सीजन खत्म होने का नोटिस लगाने पर एक अस्पताल के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब अस्पताल इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया है। पुलिस का आरोप है कि अस्पताल के पास जरूरत की ऑक्सीजन थी और जमाखोरी के लिए अस्पताल ने ऐसा किया, जबकि हॉस्पिटल का दावा है कि उसके पास सिर्फ 5 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। हाल ये तब का है जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ऑक्सीजन या दवाओं की कमी बताने पर किसी के भी खिलाफ एफआईआर ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ। कमाल खान की यह खास रिपोर्ट। मामला लखनऊ में गोमती नगर के सन हॉस्पिटल का है। यहां 5 मई को नोटिस लगा दी गई कि यूपी के सीएम और केंद्र सरकार से मांगने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिली, लिहाजा तीमारदार मरीजों को बेहतर जगह ले जाएं। अस्पताल कहता है कि उसके पास 80 सिलेंडर का बैकअप रहता है। वो आधा होने पर उसने 2 मई से ही प्रशासन से ऑक्सीजन की गुहार लगानी शुरू की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब नोटिस लगानी पड़ी। तब मेरे पास 5 घंटे का बैकअप लगा हुआ था। मैंने सुबह 4 बजे यहाँ पे जब हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई, सुबह 5 बजे नहीं दे पाए, तो मैंने उसी समय नोटिस यहाँ पे चस्पा करा दी कि कम से कम अपनी सेफ्टी में मैं बचा रहा हूँ। कम से कम तीमारदार ये न कह सके कि मुझे नहीं बताया गया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड को लेकर चल रही एक सुनवाई में 4 मई को अपने आदेश में जो लिखा, उससे सरकार की किरकिरी हुई। हाई कोर्ट ने लिखा कि यह खबर भी वायरल हुई है कि लखनऊ के सन हॉस्पिटल और मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल ने वहां भर्ती कोविड मरीजों को लेकर सिर्फ इसलिए हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उन्हें मांगने के बावजूद ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली। अब अस्पताल पे पुलिस ने मुकदमा कर दिया है। उसके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, महामारी अधिनियम और आईपीसी की दफा 188 और 269 में एफआईआर हुई। इसमें आरोप है कि अस्पताल के पास अपनी जरूरत की ऑक्सीजन थी। अस्पताल ने झूठ बोला कि 38 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में 25 मरीज भर्ती थे, उनमें 20 ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। अस्पताल ने सोशल मीडिया पे नोटिस डाल बेजा दबाव बनाया। अस्पताल ने जमाखोरी के लिए सिलेंडर मांगे, लेकिन अस्पताल इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया है। अब अदालत ही फैसला करेगी कि पुलिस का दावा सही है या अस्पताल का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर, आप एक बार तीमारदार से पूछ लीजिए, मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष होकर अगर सजा मिले तो उसमें कष्ट होता है सर। अब चाहे सरकार अपनी दामन बचा रही, चाहे अधिकारी अपना दामन बचा रहे हैं। सन कोविड हॉस्पिटल में अब ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से कुछ बेहतर हुई है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि अभी भी उस तरह नहीं है जितनी लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होनी चाहिए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल हमारे साथ जुड़ गए। कमाल, अब ये मामला अदालत में जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हॉस्पिटल पे दबाव बनाया जा रहा सरकार की तरफ से, जैसा कि ये एक साउंड बाइट में हमने सुना? देखिए, ऐसा है कि दोनों चीजें होती हैं। कई बार कुछ अस्पताल जो हैं वो ऑक्सीजन जब उनके पास कम होती है तो वो चाहते हैं कि मरीज ऑक्सीजन लेके आए, और मरीज का ऑक्सीजन लेने के लिए भी कई बार वो दबाव डालते हैं कि मरीज के परिवार जो है वो खुद लेकर के आए। अब यहाँ पे सरकार का कहना है कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन सफिशिएंट थी, लेकिन उन्होंने दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया पे प्रचार किया कि ऑक्सीजन नहीं है और लोग अपने मरीजों को दूसरी जगह ले जाएं जहां ऑक्सीजन मिल सके। ये जो अस्पताल के मैनेजर हैं ये हमसे कह रहे थे कि देखिए, ऑक्सीजन पूरा खत्म होने पे हम एसओएस कॉल नहीं देते हैं। हम एसओएस कॉल तब देते हैं जब मान लीजिए 1 दिन का, कुछ घंटे का ऑक्सीजन बचा रह जाए, इसलिए कि उतना टाइम लगता है ऑक्सीजन सप्लाई होने का। अगर पूरा खत्म होने के बाद मांगेंगे,
तब तक तो मरीज मर जाएंगे जब तक ऑक्सीजन दूसरी आ पाएगी। इसलिए थोड़ा होने पे हम ये मांग करते हैं। तो अब दोनों तरह की चीजें ऐसी होती रहती हैं, लेकिन ये बहुत तकलीफ देह बात इसलिए होती है कि अगर अस्पताल कुछ इस तरह का दबाव बनाने के लिए कर रहा है तो एक कोविड के टाइम पे अस्पताल को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर अस्पताल ऐसा नहीं कर रहा है, प्रशासन अपनी इमेज बचाने के लिए कि हाईकोर्ट ने ऐसा कर दिया, अस्पताल को बलि का बकरा बना रहा है, तो वो भी एक तकलीफ देह बात है कि अस्पताल मरीजों का इलाज करे, ऑक्सीजन की व्यवस्था करे या मुकदमा लड़ता रहे एक ऐसे समय पे। लेकिन कमाल मामला चूंकि हाईकोर्ट में है तो हाईकोर्ट तय करेगा कि क्या हुआ। लेकिन कमाल ये स्थिति तो दिल्ली में आम है। मतलब दिल्ली में तो हम रोज देख रहे हैं कि हॉस्पिटल की तरफ से ये मैसेज आता है ऑक्सीजन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई अस्पताल यदि ऐसी सूचना देता है तो आप उस पर इस ढंग की कार्रवाई नहीं कर सकते, वो जायज है। हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और टेक्निकली ये कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि ये तो इन्होंने नोटिस लगा दी बहुत सारे अस्पतालों को, तो हम जानते हैं कि इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो कह पाए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। एक अस्पताल ने हमारे पास कहलवाया ये मैसेज अपने किसी साथी से कि हम लोग दिखा दें कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। हमने उनसे कहा कि भाई हम तो कोविड अस्पताल के अंदर आ नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं आपके पास ऑक्सीजन है या नहीं। आप अपना एक बयान बना के अगर हमें भेज देंगे तो हम उसको दिखा सकते हैं कि इनको ऑक्सीजन की दिक्कत है और ये ऑक्सीजन के लिए फरियाद कर रहे हैं। उन्होंने कोई बयान बना के नहीं भेजा। उनके साथी ने हमें कहा कि वो डरते हैं, इस वजह से ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं। सही कहा कमाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई छोटे अस्पताल जो है वो सरकार से लड़ नहीं सकते हैं, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती यदि कोई हॉस्पिटल ये बोले कि उसके पास ऑक्सीजन कम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना टीकाकरण के तीसरे फेज के लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर जोड़ा गया। ऑनलाइन बुकिंग में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए अब 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड होगा जो कल से प्रभावी होगा। क्या है ये, इसके लिए परिमल के पास चलते। परिमल, क्या है ये जरा हमारे दर्शकों को समझाएंगे, क्योंकि ढेर सारे लोग जो हैं दिक्कत आ रही है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराने में या फिर कहाँ लगवाने के लिए जाए हॉस्पिटल के लिए, इसमें भी आ रही है दिक्कत है। ऑडियो दे दो परिमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, ऑडियो दे दो टॉकबैक। परिमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? परिमल तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो खबर है ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि अब एक नया फीचर जोड़ा गया है कोविड डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अब 4 डिजिट का एक सिक्योरिटी कोड भी होगा, जिसके तहत जो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो है थोड़ा आसान होगा। कल से ये प्रभावी होगा। परिमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या है ये, इसको जरा अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दिक्कत आ रही है लोगों को रजिस्टर करने में या फिर कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे लगाने के लिए वो ढूंढने में। बाबा, ये कोड जो है दरअसल उस शिकायत के बाद की गई। इस तरह की शिकायत मिल रही थी प्लेटफॉर्म को लेकर कि लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं लेकिन वैक्सीन लगाने जब नहीं जाते हैं तब भी उनकी एंट्री हो जाती है और उनके पास SMS पहुंच जाता है कि आपका वैक्सीनेशन हो गया है। तो इस तरह की शिकायत जब बढ़ी तो एक कोड दिया गया, जो कोड वैक्सीनेटर को नहीं पता होगा, सिर्फ वो उस आदमी को पता होगा जो अपने वैक्सीनेशन को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा। वो उसके स्लिप पर भी आएगी, साथ में मोबाइल फोन पर भी वो कोड जो है 4 डिजिट का वो भेजा जाएगा। और जब वो आदमी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएगा तो वो कोड दरअसल पूछा जाएगा और कोड बताने के बाद उसका वैक्सीन हो पाएगा। ये मोटे तौर पर मकसद इस बात को लेकर ये थी कि कई लोग जो अपॉइंटमेंट अपना शेड्यूल फिक्स कर रहे थे और उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रहे थे, उसके बावजूद उनके पास SMS पहुंच रहा था कि उनका टीका लग चुका है, तो उसके बाद ये कोशिश की गई थी। तो इसका मतलब अब कल से ये लागू होगा तो सब कुछ स्मूथ हो जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं। कल से इसको लागू होने की बात है बाबा, और कल से अब जो भी शेड्यूलिंग होगी अपॉइंटमेंट के लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर, उसमें ये कोड बहुत मैंडेटरी होगा जो कोविन प्लेटफॉर्म की तरफ से दिया जाएगा, जो लाभार्थी हैं जो रजिस्ट्रेशन अपना करवा रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए होगा, जो वॉकिंग जा रहे हैं उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो क्योंकि ये ऑनलाइन वालों के लिए व्यवस्था है, तो 8 मई से ये कोड मिलने शुरू हो जाएंगे और वो कोड जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर और जो वैक्सीनेटर होगा उसको दिखाना पड़ेगा और तब जाके आपको जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी।
जरूर परिमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। माफ कीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। और सोनिया गांधी ने कहा है कि सिस्टम नहीं फेल हुआ है, मोदी सरकार फेल हुई है। क्या कहा है सोनिया गांधी ने, ये सुनाते हैं आपको। Let us be absolutely clear. The system hasn't failed. The Modi government has been unable to constructively channelize India's many strengths and resources. And I say this categorically. India is crippled by a political leadership today that has no empathy for the people. The Modi government has failed the people of our country. ग्यारह 11,000 से सीधे 3,000, वो भी 4 हफ्तों में। मुंबई में 72% संक्रमण के मामले कम हो गए, पर जब मामले पीक पे थे तब भी 300 मीट्रिक टन के नीचे ही रहते थे। बीएमसी ने मुंबईकरों की सांसों को संभाला, ऑक्सीजन की कमी ना होने दी, इसलिए तैयारी पिछले वेव के दौरान ही कर ली गई थी। मुंबई का ऑक्सीजन मॉडल, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, आखिर में क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुंबईकरों की सांस बचाने की मुहिम बीएमसी ने पिछली लहर से ही शुरू कर रखी थी। ये है लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट। लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक मुंबई के 20 अस्पतालों में पिछले साल मई जून महीने में ही फिट किए गए थे। 13,000 किलोलीटर वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक शहर के 13 अस्पतालों में फिट किए गए। 2 अस्पतालों में 10,000 और 5 अस्पतालों में 6,000 किलोलीटर वाले स्टोरेज टैंक के साथ ही मुंबई के अस्पताल रिफिल मोड से हटकर स्टोरेज सप्लाई मोड में लाए गए। बीएमसी के 2 एडिशनल कमिश्नर्स के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी डाली गई। स्वास्थ्य से जुड़ी हर संकट जहां हेल्थ के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी हल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा प्रोजेक्ट्स विभाग के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पी वेलरसू को दिया गया। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में डबल टाकी बिठाया, उसका क्या फायदा हुआ? हमारा टैंकर लेट आ गया तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टॉक में था। दिल्ली में मैंने देखा, उसमें एक समझ आ रहा, उसको बैक टू बैक चल रहा, उसका टैंकर आने के लिए लेट हो रहा। अपना पास ये हमने इतना 20 टैंक बिठाया, उसमें बहुत अपना को ये फायदा मिला। हम थोड़ा रिस्क लिया, इसमें खर्चा तो हुआ उसको, लेकिन अप्रूवल लेके हम आगे जाके उसको पूरा फिट कर दिया। सो वो फिट करने के बाद 8-9 महीना तो हमको वो यूज में नहीं आया था, हमको भी लग रहा था ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया, बट ये सेकंड वे में वो पूरा काम आ गया। इसको वजह से हमारा कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुंबई शहर को नवी मुंबई के 2 रिफिलिंग स्टेशनों से ऑक्सीजन मिलती है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में रिफिलिंग में गड़बड़ी हुई, साथ ही शहर के ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा दूसरे जिलों में भेजा गया। मुंबई में अफरा तफरी देखी गई। 17 अप्रैल को 168 मरीजों को आनन फानन में ज्यादा ऑक्सीजन स्टोरेज वाली फैसिलिटी में ट्रांसफर किया गया। एफडीए एक्शन में आई मुंबई का 240 मीट्रिक टन का कोटा तय हो गया। बीएमसी ने रिफिलिंग स्टेशनों पर ऑक्सीजन इंस्पेक्टर तैनात कर दिए। उधर अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत सीमा में रहे, इसलिए शहर के हर वार्ड में ऑक्सीजन नर्स को अपॉइंट किया गया। और हमने निजी अस्पतालों को भी हम सप्लाई के लिए उनको भी चैनलाइज कर रहे हैं। उनकी अगर सप्लाई खत्म होता है तो हमने उनको बोल रखा कि 16 घंटे पहले हमको बता दो, अगर आपका सप्लाई नहीं दे पाया तो हम आपको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारा डिस्चार्ज रेट भी बढ़ा, हमारा CFR भी कम हुआ, जो केस फैटेलिटी रेट है, जो मौत के जो संख्या है वो भी कम हो रही है। हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली ऐसी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट भी मुंबई में 2 जगह फिट हैं, जिनसे 2240 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन हर दिन बनता है। तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए अब ऐसे 16 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि शहर के पास अपना ऑक्सीजन हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोरोना संकट के दौरान कामकाज के लिए मुंबई महानगर पालिका को लता मंगेशकर की भी तारीफ मिली है। लता मंगेशकर ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप लोग इस समय जो दिन रात काम कर रहे हैं उसके लिए ईश्वर आपको खुश रखे। ये चिट्ठी उन्होंने हाथ से लिखी है मुंबई नगर पालिका के लिए। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी
लहर से लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार की माने तो इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर खतरा बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकारों की ओर से दी गई चेतावनी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इससे लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार इस दौर में बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात को 10-11 बजे बहुत लेट आवर्स तक मुंबई के और अन्य पीडियाट्रिशियन से बैठक ली है। हम एक पीडियाट्रिशियन टास्क फोर्स बना रहे हैं, क्योंकि 18 साल के आगे के लोगों के लिए हम टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन 18 साल के नीचे के उम्र के लोगों बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस दौर की तैयारी में बच्चों के लिए अलग से बेड तैयार हो रहे हैं, दवाओं और दूसरी चीजों का भी इंतजाम अलग तरीके से करना होगा। हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है, वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे, उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं, तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही ज़रूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना ज़रूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना ज़रूरी है और प्री प्लानिंग होना ज़रूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। देश भर में बच्चों के लिए अस्पताल या दूसरी सुविधाएं पहले से ही कम हैं, इसलिए ये तैयारी कहीं ज्यादा जरूरी है। दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। पिछले 10 दिनों में मुंबई में 10 साल से नीचे के 400 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार को शायद इसका भी ख्याल होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आम लोगों और दानदाताओं की मदद से 5.5 महीने के बच्चे को जिंदगी मिल गई। उसे एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए थी। ये रकम 42 दिनों में जमा की गई। 5 मई को ये इंजेक्शन मिला और फिर उसे बच्चे को लगाया गया। कल उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बच्चे के इलाज के लिए उसके पिता ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई, जो कामयाब हो गई। इसका इंडिया में कहीं इलाज नहीं है, तो इसका फॉरेंसिक इलाज था। हमने उसके लिए कैंपेन चालू किया और उसका दवाई बहुत महंगा था, 16 करोड़ रुपए उसका कॉस्टिंग है और 6.5 करोड़ रुपए उसके ऊपर टैक्स है। तो हमने इम्पैक्ट गुरु नाम के एनजीओ से फंड रेज करना चालू किया और गुजरात की जनता ने, गुजरात के बाहर के लोगों ने और आउट ऑफ इंडिया भी जो गुजरात के लोग रह रहे हैं, उन्होंने बहुत मदद की हमें और 16 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में बहुत मदद की। और सीधे सुनील सिंह के पास चल सकते हैं, अपने सहयोगी के पास। सुनील, क्या कमाल की कहानी है। 16 करोड़ रुपए पब्लिक ने दे दिए इस प्यारे से बच्चे की मुस्कान देखिए तो इसको देख करके लगता है कि अब जो ये बच्चा खतरे से बाहर है। पूरी कहानी बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये राजदीप जो हैं ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं। 5.5 महीने पहले ये बच्चा हुआ। 1-1.5 महीने के बाद इन्हें पता चला कि ये ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिससे कि मांसपेशियां जो है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा आगे जी नहीं पाएगा। डॉक्टरों को दिखाया गया, कई डॉक्टरों ने देखा, तब पता चला कि जिस बीमारी से ये ग्रसित है उसके लिए एक इंजेक्शन आता है, लेकिन उसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए और जो कि विदेशों में मिलेगा। लेकिन 16 करोड़ एक आम आदमी सर्विस करने वाला पिता कहाँ से लाएगा? आखिर उसने मेहनत सोशल मीडिया पे डाला, लोगों से मदद की गुहार की और एक इम्पैक्ट गुरु एक एनजीओ है उनसे भी संपर्क किया और जादू देखिए, हम इसे जादू ही कहेंगे कि 42 दिन के अंदर लोगों ने 16 करोड़ रुपए जमा कर दिए और उसको फिर आखिरकार उस बच्चे को इंजेक्शन मिल गया। इसमें सरकार का भी रोल है कि जिसने कि तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, बाकी सब ड्यूटी थी, वो उन्होंने माफ़ कर दी थी और लिहाजा बच्चा आज स्वस्थ होकर अपने घर चला गया। तकरीबन 2,60,000 से भी ऊपर लोगों ने इस पूरे दान में शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने हैसियत के हिसाब से इस दान दिया है और बच्चे की जान बचाने में अपना सहयोग किया है, आर्थिक मदद आगे बढ़ाई है। जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो डायलॉग है ना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक।
दिल्ली पुलिस के 56 साल के एएसआई राकेश कुमार मानवता की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। राकेश कुमार की ड्यूटी दिल्ली के लोधी सवदा गृह में 1 महीने पहले लगी थी ताकि वहां कानून व्यवस्था बनी रही। वो 1 महीने से घर नहीं गए और बेटी की शादी तक टाल दी। क्या कर रहे हैं वो दिखाते हैं आपको सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में। आपको मेरे पीछे 56 साल के एएसआई दिल्ली पुलिस के राकेश कुमार नजर आ रहे होंगे, जो लोधी शवदाह दिल्ली में पिछले लगभग 1 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। चिता के लिए लकड़ी रखने से लेकर के अर्थी को कंधे देने तक पूरी तरीके से शमशान में जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उन सब में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। अपने घर भी नहीं जाते हैं, इनको लगता है अगर घर गए तो संक्रमित हो जाएंगे और यहीं बैरक में ही सो रहे हैं। और देखिए किस तरीके से खुद एक अभी यहाँ पर शव आया है, उसके लिए खुद लकड़ियाँ रख रहे हैं एएसआई राकेश कुमार। दिल्ली पुलिस में ये यहाँ पर तैनात है निज़ामुद्दीन थाने में। और आप देखेंगे किस तरीके से जो यहाँ के कर्मचारी हैं लोधी क्रेमेटोरियम के, उनके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। राकेश जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर लकड़ियाँ भी रखते हैं, कंधा भी देते हैं, चिता भी लगवाते हैं और क्या क्या करते हैं? अग्नि भी करवाते हैं जी। जो जिसकी लावारिस बॉडी आती है जैसे वही फुकवाते हैं। कोई एक आदमी बुढ़ा आता है उसकी अर्थी भी धुआ के, कंधा धुआ के, लगवा के यहाँ लगवाते हैं जी। अच्छा जी। ये बताइए लगभग कब से आप यहाँ पर हैं तैनात? ये 13/4/2021 से जी। 13/4 लगभग 27 दिन हो रहे हैं। जी 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 जी। तो ये बताइए कि आप घर नहीं गए तब से? नहीं सर, नहीं जी, घर नहीं गए जी, बैरिक में रहते हैं जी। बैरक में रहते हैं जी। ये बताइए आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का सर? डर किस बात का लगेगा सर? वैक्सीन लगवा रखी है दोनों जी, पूरी सैनिटाइज वगैरह सब कुछ रखते हैं सर। तो ये बताइए जो लकड़ी रखवाना या चिता लगवाना ये तो आपका काम नहीं है? ये तो सेवा है जी, एक मानव सेवा है जी। तो आप यहाँ सुरक्षा में तैनात है, लेकिन जब आप देखते हैं कि यहाँ के लोग कम हैं, स्टाफ कम है, तो आप भी जुट जाते हैं? हाँ, यहाँ स्टाफ कम है जी, कम स्टाफ है जी यहाँ पंडितों का जी। इनका ढोने वाला सेवादार सारे चले गए जी। सेवादार चले गए, गाँव चले गए या कुछ? नहीं, कुछ गांव चले गए जी, कोई अपने घर चला गया जी। अच्छा, यहाँ पर लोग हैं कम कम है जी। और यहाँ पर हर रोज शव ज्यादा आ रहे हैं कोरोना के? हाँ जी, कोरोना काल में ज्यादा आ रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए कितनी अब तक आपने क्रियाकर्म करवाए हैं यहाँ पर? यहाँ करीब 1100-1200 करीब होगी सर। 1200 के करीब होगी जी। रोज कराते हैं? रोज करवाते हैं जी। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 7 बजे से आ जाते हैं सर, शाम को 6, 6, 6:30, 7 बजे चले जाते हैं। जी। घर में कौन कौन है आपके? मेरे माँ बाप है जी, मेरे बच्चे हैं जी। तो घर में माँ बाप हैं आपके, माता जी कहते नहीं है कि तो क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कहती जी। नहीं, ऐसी कोई कुछ नहीं कहती, वो कहते अपनी सेफ्टी रखना बस। वो हमारे बालन अफसर जो अधिकारी है बड़े, वे कहते ठीक है अपनी भी सेफ्टी रखना और काम भी करना। इनका कहना है कि काम जिंदगी भर किया है, लेकिन अगर उनको ये अवसर मिला है कि वो काम के साथ साथ लोगों की सेवा कर पाएँ तो वो उसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके अपना पूरा जो उनके पास है वो पूरी जोर लगा रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं। और इनका कहना है कि आगे भी वो ऐसा ही करते रहेंगे। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ लोधी क्रेमेटोरियम से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन की मारामारी के बीच कोरोना की त्रासदी का अंतिम सिरा शमशान घाटों तक ही पहुंचता है। वहां भी भीड़ है और वहां बहुत कम साधनों के बीच काम करने वाले लोग तमाम जोखिम उठाकर अपने काम में लगे हैं। उनके लिए पैसा नहीं, फर्ज अहम है। दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट से मेहर की ये रिपोर्ट। शवदाह गृह में काम करने वाला एक 19 साल का कामगार पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट में दिन की अपनी 7वीं चिता तैयार कर रहा है। वो बिना किसी पीपी किट के कोविड वाले हिस्से में काम कर रहा है। लपटें इतनी तीखी और करीब हैं कि प्लास्टिक का सूट नहीं पहना जा सकता। वो नहीं चाहता कि हम उसका नाम बताएं। उसे एहसास है कि ये काम अच्छा नहीं माना जाता। वो अयोध्या का रहने वाला है। यहाँ दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करता है और यहीं सो जाता है। ऐसा रोज होता है और जो हमें आराम करने का टाइम नहीं मिलता। रात के 12 साढ़े 12 बजे तक। उसके बाद 12:30 बजे के बाद हम सोते हैं खाना वाना खा के। फिर 5 बजे सुबह उठना पड़ता है, साफ़ सफाई करना। उसके बाद जो अस्थियाँ लेने आते हैं सुबह,
उन्हें अस्थियाँ देनी पड़ती है। उसके बाद फिर 10 बजे क्रिमेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए डर भी है और काम भी करना है हमें तो, और जो है क्रिमेशन करवाना पड़ता है। आप क्यों रह गए? जी हमें देखो थोड़ा डर तो था, लेकिन हमें काम भी वो करना था। हम काफ़ी दिन से यहाँ हैं, तो जैसे हमें अचानक नहीं जा सकते छोड़कर, जिम्मेदारियाँ थी ऊपर कि हमें जैसे काम करना है यहाँ का। हम छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ थोड़ी जो आने वाली पब्लिक है यहाँ आएगी, बॉडी आएंगी तो उन्हें परेशानी होगी आपस में करने से काम। वो बीते 2 महीने से बस 3 बार श्मशान घाट से बाहर निकल सका, क्योंकि यहाँ 24 घंटे उसकी ज़रूरत है। दिल्ली में कोविड से होने वाली मौतें लगातार बढ़ रही हैं। उसका कहना है कि उसके पास इन मौतों पर इतना सोचने की फुर्सत नहीं है। मैं अपने आप को देखिए, हमारा सादा भोजन है, करते हैं, और थोड़ा मानसिक तरीके से पूछ रहे हैं। नहीं, मानसिक ज़्यादा हम दिमाग पे जोर नहीं लेते हैं, ठीक है जी। जो काम हमें करना है वो हम आराम से करते हैं। यहाँ के पुजारी रामकरण मिश्र हमें बताते हैं कि इन लोगों को टीका लगवाने का समय कहाँ है। टीका नहीं लगा, वैक्सीन कोई यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं कराया वैक्सीन, तो यहाँ अभी हम लोगों को किसी को टीका नहीं लगा। लगवाना चाहते हैं अगर यहाँ पे अगर आगे स्वयं यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ बहुत डेड बॉडी आती है, बहुत समस्या, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। सरकार को तो पता है सारी बात, कहाँ वैक्सीन पहुँचानी कहाँ नहीं पहुँचानी है, बाकी अब क्या बताएं सरकार को। यहाँ काम करने वाले लोगों को महीने में 10 से 15 हजार रुपए मिलते हैं। वैसे इनमें से कोई ये बताना नहीं चाहता कि आखिरी बार उन्हें कब पैसे मिले थे। उनको लगता है कि वो अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। जो लोग यहाँ काम करते हैं वो यहीं रात को बिस्तर लगा लेते हैं और 3-4 घंटों की नींद ले पाते हैं। ना तो उनके पास बीमा है, ना उन्हें टीका लगा है, और ना उनकी आय उनके काम से मेल खाती है। सरकार को इन प्रश्नों पर विचार विमर्श करना चाहिए। पूजा आर्या के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, लेकिन आजकल वहां हर तरफ मौत पसरी हुई है। शमशान घाटों से लेकर के अंतिम क्रिया का सामान बेचने वाली दुकानों तक पता चलता है कि कितने लोगों की जान जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जिन्होंने जितने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं उतने पहले कभी नहीं किया। हमारे सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट। वाराणसी के सिगरा इलाके में शिव मंदिर के पीपल पर पहले यदा कदा ही मिट्टी के बने घंट श्राद्ध के लिए नजर आते थे, लेकिन देखिए अब ये हाल है। चारों तरफ श्राद्ध कर्म करने के लिए घंट ही नजर आ रहे हैं। नीचे लोग अपनी अपनी बारी से श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। संक्रमण के पहले का नज़ारा तो बहुत कम था, 2-1 लोग इसमें खाली बांधते थे, बहुत कम था। इस समय तो एकदम बहुत बुरी स्थिति हो गई है। बहुत देखने को पहली बार मिला है इतना घंट। नहीं, ऐसा नहीं था। संक्रमण के पूर्व जो है एकाध आता था, लेकिन जब से संक्रमण हुआ है तब से 12-13 ऐसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले एकाध आते थे और आज 12-13 हो रहे हैं, कभी 14 हो जा रहा है, कभी 16 हो जाता है, तो इससे आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मंडुआडीह इलाके में कफन दफन बेचने की यह दुकान दशकों पुरानी है। कोरोना से पहले रोज इक्का दुक्का लोग ही आते थे, लेकिन आजकल तो ये संख्या 40 तक पहुंच जा रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आम दिनों में क्या रहा करता था? आम दिनों में जैसे महीने में 2, 4, 6, 10 हो जाते, बहुत 10-15 हो जाते थे। अब क्या है कि पर डे आपका 25, 30, 40, 10, 15। शहर में कहीं मिली नहीं है, सारे चीज़ की स्टॉक खत्म हो गई है। हाँ, सब कफन सीढ़ी इसमें पूरा सब माल खत्म हो जा रहा है। कपड़े वपड़े सब कहीं कुछ नहीं मिले, घाट पे सीढ़ी लकड़ी भी नहीं मिल रही है। नगर निगम के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन विभाग के कर्मचारियों ने पहले कभी इतने प्रमाण पत्र जारी नहीं किए थे जितने आजकल हो रहे हैं। दरअसल फरवरी और फिर मार्च से मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा था। तब 2000 के आसपास प्रमाण पत्र जारी हुए थे। अप्रैल में ये संख्या तेजी से बढ़ी, 900 प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं, जबकि अभी 6 मई तक 1500 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना बाकी है। इस समय मृत्यु के आंकड़े तो काफ़ी बढ़ गए हैं। इस जनरल दिनों के अलावा जो है सामान्य दिनों से जो है इस समय काफ़ी संख्या बढ़ गई है।
हमारे ख्याल से हर जून से 40-50 का आ रहा है आंकड़ा। मृत्यु का कम से कम पर डे आ जाता है 200 से 250 आ जा रहा है। काशी मोक्ष की नगरी रही है, यहाँ लोग आखिरी वक्त में आते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब ये मोक्ष की नगरी अपने ही लोगों की इतनी मौतों से सहम गई है। वाराणसी से अनुज और गौरव द्विवेदी के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।